बीए पार्ट प्रथम के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, आज हम आपके जो संगठन है उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतः आपके जो सिलेबस है उसमें लोक प्रशासन के 15 सिद्धांत दे रखा है। और तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिद्धांत किसे कहते हैं। क्या है सिद्धांत? संगठन कतिपय आधारभूत तकनीकी समस्या है, जैसे संगठन का विभाजन किस आधार पर किया जाए, प्रशासन का कार्य चलाने के लिए विभिन्न इकाइयों का निर्माण किस विधि से किया जाए, संगठन में सत्ता को किस प्रकार वितरित और नियंत्रण को किस प्रकार संगठित किया जाए, संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच पारस्परिक सहभावना किस प्रकार जागृत की जाए। उपरोक्त सभी जो समस्याएं के समाधान के लिए लोक प्रशासन के विभिन्न विचारकों ने कतिपय सिद्धांतों का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। इन्हीं प्रशासनिक संगठन के मूल तत्व या सिद्धांत कहा जाता है। यद्यपि यह सर्वविदित है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों में भौतिक विज्ञान के नियमों की गणितीय निश्चितता तथा अपरिवर्तनशीलता नहीं पाई जाती, तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि लोक प्रशासन के जो भी अपने सिद्धांत हैं जो गहन एवं सूक्ष्म अवलोकन के परिणाम है। संगठन के संबंध में विस्तार से अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि लूथर गुलिक, उर्विक, हेनरी फेवल, टेलर, विलोबी आदि विभिन्न विचारकों ने कतिपय सिद्धांतों का प्रतिपादित या प्रतिपादन किया है। अपने प्रयोगों के आधार पर F.W. टेलर ने संगठन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययता में सुधार के उद्देश्य से व्यापक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत निर्मित किए हैं। लूथर गुलिक और उर्विक ने अपने तथा अन्य लोगों के अनुभवों तथा अध्ययनों को एकत्रित करके प्रशासन तथा संगठन के सामान्य सिद्धांतों को निर्माण में योगदान दिया है। दोनों ही संगठनात्मक कुशलता के स्तर को बढ़ाने वाले तटस्थ सिद्धांतों के समर्थक लेखक थे। उन्होंने पेपर्स ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये पुस्तक 1947 में प्रकाशित हुई, उसमें प्रशासन विज्ञान के अनुभव योगदान समझा जाता है। ये पुस्तक, इसमें प्रशासन के सिद्धांतों का सार दिया गया है तथा दावा किया गया है कि कार्यकुशलता से निवेदित लोक प्रशासन एक विज्ञान बन सकता है। इन सिद्धांतों के संगठन के मूल तत्व तथा संगठन के आंतरिक संरचना की समस्याएं भी कहा जाता है। प्रबंध की समस्याएं तथा प्रशासकीय संगठन की प्राविधिक या तकनीकी समस्याएं भी कहा जाता है। हेनरी फेवल के अनुसार ऐसे सत्य है जो कि सिद्ध मान लिए गए हैं और जिन पर विश्वास किया जा सकता है। इसी प्रकार इस संबंध में प्रोफेसर एल डी वाइट ने कहा है कि ये व्यवहार के कार्य नियमों का सुझाव देते हैं जो विस्तृत अनुभव के आधार पर मानने से हो गए हैं। तो लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वो सामान्यतः हेनरी फेवल, टेलर, उर्विक, विलोबी और अन्य जो विचारक थे उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विवरण किया है। तो अपने से सामान्यतः जो सिद्धांत है बीए पार्ट प्रथम के, उसमें जो 15 सिद्धांत हैं उनको अलग से अपन एक एक करके देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं सामान्य से उनका परिचय करा रहा हूँ। जो पहला जो सिद्धांत है वह है पद सोपान। देखिए, पद सोपान प्रशासन का जो ढांचा है ये किस प्रकार का होता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस ढांचे का निर्माण पद सोपान प्रणाली पर आधारित होता है। देखो, प्रशासन में जो भी संगठन है या डिपार्टमेंट है, किसी आसपास के अपन प्रशासन में जाते हैं तो उसका एक पद सोपान होता है, पदों की एक श्रृंखला। पद सोपान का सामान्य अर्थ है पदों की एक श्रृंखला, और इसमें जो निम्नतर जो व्यक्ति है वो उसमें उच्चतर शासन तथा नियंत्रण का कार्य किया करते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि नीचे के अधिकारी पर उच्च अधिकारी का नियंत्रण, इसे पद सोपान कहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी संगठन में जाते हैं, जैसे पुलिस प्रशासन है, पुलिस में सबसे नीचे
कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और फिर उप निरीक्षक, निरीक्षक, SHO, CI, ये सारी, और लास्ट में DGP होता है सबसे ऊपर। तो ये एक पदों की एक श्रृंखला है और प्रत्येक पद पर उनके अधिकार और उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं जिनके माध्यम से वो कार्य करते हैं। तो प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने तत्कालीन अधीनस्थ कर्मचारी को आज्ञा देता है और अधीनस्थ अधिकारी उन आज्ञाओं का पालन करता है। अर्थात पद सोपान एक ऐसी संगठन का परिचालक होता है जो पदों का उत्तरोत्तर क्रम के अनुसार सोपान तथा सीढ़ी की भांति संगठित किया जाए। पद सोपान का अर्थ कर्मिक संगठन जिसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति, उच्च स्तरीय व्यक्ति तथा पदाधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहता है। ये क्रम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर चलता है। और LD वाइट ने भी पद सोपान की परिभाषित करते हुए लिखा है कि पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपान तथा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग है। तो पद सोपान एक सीढ़ी नुमा है और उनके पदों की एक श्रृंखला मैंने बताया था कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और निरीक्षक है, और जो सर्किल निरीक्षक है, और सहायक पुलिस अधीक्षक है, जिला पुलिस अधीक्षक है, पुलिस महा अधिपति है और पुलिस महाधिपति है, और पुलिस महानिदेशक है, DGP। तो ये एक श्रृंखला है पदों की। एक सामान्य उदाहरण दे पुलिस डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट में पदों की एक श्रृंखला होती है। तो पद सोपान का इसमें विशेषता अपन देख सकते हैं और अलग से अपन जब इसकी चर्चा करेंगे उसमें एक सामान्यतः मैंने आपको ये परिचर्चा की है। दूसरा जो सिद्धांत है, आदेश की एकता। आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने कोई भी कर्मचारी अपने से जस्ट एक उच्च अधिकारी के आदेशों को ग्रहण करे और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी रहे। इसका अर्थ है कि जो संगठन में अपन कार्य करते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो वो उसमें आदेश की एकता की पालना की जाती है। क्योंकि दोहरे आदेश जब मिल जाते हैं तो परस्पर विरोधी आदेशों में प्रशासन अकुशलता उत्पन्न हो जाती है और भ्रम की पैदा हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए ये सिद्धांत अपनाया गया है। आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही इसे आदेश का एकता का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस प्रकार जो फेयोल ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए, और ये आदेश की एकता का सिद्धांत लोक प्रशासन महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बिना दोहरे आदेशों में दिक्कत हो सकती है। तो ये सामान्यतः अपने परिचर्चा किया। तीसरा जो है नियंत्रण का क्षेत्र। तो नियंत्रण का क्षेत्र क्या है कि ये नियंत्रण की एक सीमा है। यह क्षेत्र या विस्तार का इससे संबंध है कि उच्च अधिकारी या उच्च पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कितने कर्मचारियों को कार्य का नियंत्रण कर सकता है। तो ये एक ध्यान का क्षेत्र है। और नियंत्रण की सीमा वास्तव में एक निगरानी की सीमा है। संगठन में पद सोपान की संख्या वास्तव में किसी भी ऐसी निर्धारित होती है कि नियंत्रण का विस्तार उन अधीनस्थों या संगठनों की इकाइयों की संख्या से जिनको निर्देशन प्रशासन स्वयं करता है। यह अवधारणा भी विचारक अपना ग्रिक्विनास द्वारा एक अटेंशन ऑफ थ्योरी, स्पैन ऑफ अटेंशन, ध्यान का विस्तार, उससे लिया गया है। तो नियंत्रण का क्षेत्र का कहने का है कि एक उच्च अधिकारी द्वारा कार्य कुशलता के आधार पर कितनी अधीनस्थ पर नियंत्रण ध्यान रख पाता है, वो संख्या कितनी क्या है, उसको नियंत्रण के क्षेत्र या सीमा कहा जाता है। अगला जो आपका जो सिद्धांत है वो कोऑर्डिनेशन, समन्वय। देखिए संगठन में जगह जगह समन्वय की आवश्यकता होती है। तो संगठन में बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं और उच्च और अधीनस्थ अधिकारी कार्य करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो इनके बीच, सबके बीच उचित तालमेल स्थापित करना ही कोऑर्डिनेशन है। हेनरी फेयोल ने समन्वय को प्रबंध का एक कार्य माना है, जिसके मतानुसार समन्वय करने का अर्थ है कि एक संगठन की क्रियाओं में एक रूपता लाना ताकि उनका कार्य सरल हो जाए और सफलता प्राप्त कर सके। यह एक सुसमन्वित संगठन की पहचान कई विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है। तो ये एक सामान्य अर्थ में जो तालमेल बिठाना, ये कह सकते हैं संगठन के जो कार्यकलाप है और गतिविधियों में उचित संबंध, समायोजन तथा तालमेल स्थापित करना, यही समन्वय है।
एल.डी. व्हाइट ने समन्वय का अर्थ बताया कि विभिन्न भागों पर डिपार्टमेंट है, परस्पर समायोजन तथा उनकी गतिविधियों और क्रियाओं का भी समय पर समायोजन, ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण रूप से उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान दे सके। तो इसमें कोऑर्डिनेशन का जो सिद्धांत है सामान्यतः उचित तालमेल का अर्थ इससे लगाया जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है केंद्रीकरण, जो सिद्धांत है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। देखिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण ये दो है। आज के काल में सरकार की एक विकट समस्या है कि ये माना जाता है कि प्रशासन केंद्रीकरण हो या विकेंद्रीकरण हो। तो लोकतांत्रिक तरीके से तो कुछ भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा दी गई है, लेकिन विकेंद्रीकरण जैसे आर्थिक नियोजन है, प्रतिरक्षा है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए केंद्रीकरण जरूरी है और जन सहभागिता के आधार पर लोगों को विकेंद्रीकरण भी जरूरी है। तो सामान्यतः इसकी जो परिभाषा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की ये है कि जो सत्ता का नीचे से ऊपर की ओर जाना वो केंद्रीकरण है, और सत्ता और उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आना विकेंद्रीकरण कहलाता है। सरकार के जो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर प्रशासनिक सत्ता का स्थानांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहा जाता है, और इसके विपरीत जो प्रक्रिया है उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो एक सामान्यतः तो केंद्रीकरण, इन दोनों के केंद्रीकरण के भी लाभ हैं, विकेंद्रीकरण के भी लाभ हैं, और दोनों के दोष भी हैं। तो कौन से विभाग या डिपार्टमेंट को कौन कौन से किस प्रकार से सरकारों का केंद्रीकरण किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए प्रशासन का, तो ये सामान्यतः एक सिद्धांत है। अब है सत्ता और उत्तरदायित्व। सत्ता और उत्तरदायित्व में क्या हुआ है कि सत्ता आदेश देना और उस आदेश की पालना, उस आदेश की पालना करवाना सत्ता कहलाती है, प्राधिकार इसे कहते हैं। तो सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार जब तक हम एक संगठन में सत्ता की उचित व्यवस्था नहीं करेंगे तब तो ये कार्यशील नहीं हो सकता। तो इसमें सामान्यतः जो सत्ता है वो आदेश देती है और उस आदेश की पालना करवाना सत्ता कहलाती है। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसके पालन कराने की शक्ति है। तो उत्तरदायित्व विशेष प्रकार से कुछ जो भी सत्ता के साथ उत्तरदायित्व जरूरी है। उत्तरदायित्व उस जिसके पास जितनी सत्ता है उसको उतना ही उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है। तो सत्ता के साथ ही उत्तरदायित्व जुड़ा हुआ है। उत्तरदायित्व एक सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच से संतुलन की आवश्यकता है। यदि किसी प्राधिकार को बिना उत्तरदायित्व सत्ता का अधिकार दे दिया जाए तो वो स्थिति खराब हो सकती है, और यदि उत्तरदायित्व को निर्वहन के बिना सत्ता के की जाती है तो वो ठीक नहीं होता। संगठन में लक्ष्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व जिस प्राधिकार के पास है वह प्राधिकार तब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता जब तक उसको उत्तरदायित्व के अनुकूल प्राधिकार प्राप्त न हो। ऐसा व्यक्ति जिसके पास सत्ता है तो है, परंतु वह किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं हो तो संगठन में उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्राधिकार का प्रयोग वह ऐसी स्थिति में संगठन के हित में न करके अपने व्यक्तिगत हित में करने लगेगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति पर कुछ कार्य करने या न करने, किसी विशेष प्रकार के कार्य करने अथवा न करने की जिम्मेदारी ही उत्तरदायित्व कहलाती है। तो दोनों का बैलेंस जरूरी है, उत्तरदायित्व का और उसका। अब है मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका, प्रत्येक देश में मुख्य कार्यपालिका पाई जाती है। तो मुख्य कार्यपालिका की जो संगठन की उच्च स्तर पर जो व्यक्ति है वो उसको संगठन में जो मुख्य व्यक्ति है उसको मुख्य कार्यपालक कहा जाता है। प्रत्येक देश में प्रशासन के जो शीर्ष स्थान पर एक अभिकरण होता है उसे मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे व्यावसायिक संगठन है तो उसमें व्यावसायिक संगठनों में जो सबसे उच्च पद होता है, जैसे महाप्रबंधक कहते हैं उसको, सामान्य प्रबंधक कहते हैं, जनरल मैनेजर कहते हैं, ये अपन ने देखा है। तो इसी प्रकार व्यावसायिक संगठन में महाप्रबंधक व्यवसाय का सुपरविजन, नियंत्रण और निर्देशन करता है। उसी प्रकार मुख्य कार्यपालिका राज्य के प्रशासकीय यंत्र का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। प्रशासन का राजनीतिक नेतृत्व भी करती है। किसी देश में मुख्य कार्यपालिका
का स्वरूप संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप निर्धारित होता है। मोटे तौर पर जो मुख्य कार्यपालिका का जो विश्व में जो दो भागों में प्रचलित है, एक तो संसदीय शासन व्यवस्था और एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, जिसमें नाममात्र की एकल और बहुल कार्यपालिका या मुख्य कार्यपालक पाए जाते हैं। तो मुख्य कार्यपालिका का हमारे तात्पर्य उस व्यक्ति या समूह से होता है जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है। राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति कार्यपालिका द्वारा ही की जाती है। तो प्रत्येक राज्य की जो प्रशासनिक संगठन जो पिरामिड होता है, जिसके आधार पर व्यापक रूप से ये मुख्य कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सत्ता निर्धारित की जाती है। तो मुख्य कार्यपालिका उच्च पद जो शासन व्यवस्था का होता है उसे उसके रूप में देखा जाता है। अगला जो आपका सिद्धांत है सामान्यतः सूत्र और स्टाफ अभिकरण। देखिए, सूत्र और स्टाफ अभिकरण एक सैनिक प्रशासनिक शब्दावली है। सेना में दो प्रकार की इकाई होती है, एक तो सूत्र, दूसरी स्टाफ इकाई। सूत्र इकाई में वे लोग आते हैं जो लड़ाई के मैदान में सेना को आदेश देते हैं और उस लड़ाई को संचालन और नेतृत्व प्रदान करते हैं। इनके पास वास्तविक शक्ति रहती है। वे सेना के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में कार्य करते हैं। इन अधिकारियों को सूत्राधिकारी कहा जाता है। वे अधिकारी पद सोपान की श्रृंखला में बंधे हुए रहते हैं। उदाहरणतः किसी भी सैनिक संगठन में सर्वोच्च शिखर पर सेनाध्यक्ष होता है तथा उसके नीचे क्रम में जनरल, कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट ये सारे कार्य करते हैं। जैसे युद्ध जो लड़ाई होती है सेना के लिए, तो उसमें उस जो स्टाफ सूत्र है, वो सूत्र मुख्य रूप से ये लड़ाई लड़ता है, देश की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त भी उनकी सहायता करने के लिए सूत्र अभिकरण की जो सहायता करता है वो स्टाफ अभिकरण करते हैं। जैसे सेना के लिए रसद, दवाई, हथियार, गोला बारूद इत्यादि की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए एक अलग से डाक, अखबार, पत्रिका आदि का प्रबंध करना पड़ता है। इन सब चीज़ों की जो देखभाल करता है वो स्टाफ इकाई करती है। तो मुख्य रूप से स्टाफ और सूत्र दोनों में अंतर है। मुख्य कार्य सूत्र का है और जो अतिरिक्त जो कार्य है सेकेंडरी वो स्टाफ का है। तो दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं। सुपरविजन का अर्थ है दृष्टि, उच्च दृष्टि। किस प्रकार उच्च दृष्टि दी जाती है कि सुपरविजन किया जा सके। तो सुपरविजन से पहले अपन जो आ रही है इसमें ये देख लेते हैं। निर्णय निर्माण, आपका निर्णय निर्माण है। देखिए, प्रशासन में जगह जगह निर्णय निर्माण की आवश्यकता होती है। निर्णय का शाब्दिक अर्थ अंतिम परिणाम तक पहुंचने में लगाया जाता है, जबकि ये एक दृष्टिकोण है कि व्यक्ति जो निर्णय लेता है अपने मस्तिष्क में उसकी सहमति करता है और कार्रवाई का एक तरीका निर्धारित करता है, इससे निर्णय कहते हैं। तो प्रशासन में निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं, निर्णय लेने से पूर्व क्या क्या होती है। तो निर्णय निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी समस्या होती है। एक अपनी समस्या होती है, उसको समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से अपनी जो विवेक की शक्ति है, सीमित विवेकशीलता और साहित्य अवलोकन है, उससे पूर्व अपने ऐसी समस्या कभी देखी है, उसके अनुरूप प्रशासक निर्णय लेता है और उस विकल्पों से चयनित करता है। तो ये एक निर्णय निर्माण की एक प्रक्रिया है। अब लीडरशिप एक सामान्य सिद्धांत है। लीडरशिप को, नेतृत्व को नेता भी कहा जाता है। तो नेता की जो सामान्य है आगे बढ़ना, प्रशासन में लीडरशिप की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेतृत्व का ही गुण जो कि किसी प्रशासनिक संगठन की सफलता और विफलता को निर्धारित करता है। तो लीडरशिप है प्रतिनिधित्व करना, अग्रसर होना और आगे बढ़ना, ये इसका सामान्यतः अर्थ है। इसकी विशेषता होती है अनुयायियों को एकत्रित करना, उनके आचार विचार को प्रभावित करना और उसमें पारस्परिक संबंध स्थापित करना और सामूहिक जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। तो ये एक
नेतृत्व के रूप में ये अपना एक सिद्धांत है। जो अगला जो सिद्धांत है वो प्रत्यायोजन है। प्रत्यायोजन सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। देखो, सत्ता उच्च अधिकारी के पास होती है, तो वो अपना कार्यभार कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकारों सहित सौंपना प्रत्यायोजन कहलाता है। तो ये जो अपने कार्यभार को कम करने के लिए आवश्यक अधिकार और उत्तरदायित्व के साथ थोड़ा उत्तरदायित्व के साथ स्थानांतरित कर देता है, तो प्रत्यायोजन कहलाता है। अंतिम उत्तरदायित्व जो सत्ता हस्तांतरित करता है उसके पास ही रहता है। तो सामान्यतः प्रत्यायोजन जो है, प्रत्यायोजन का अन्य व्यक्तियों को कार्य का वितरण करना और उसे करने का हेतु अधिकार प्रदान करना होता है। तो एक सामान्य ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे मोटिवेशन होता है अधीनस्थ कर्मचारियों, इसलिए ये आवश्यकता है। एक आपका सिद्धांत है संचार, साझे उद्देश्य की साझी समझ। संप्रेषण या संचार प्रशासन का प्रथम सिद्धांत है। संचार संदेशों को विनिमय और पारस्परिक समझ के निर्माण की प्रक्रिया है। परंतु यह है एक अर्थपूर्ण संदेशों को ऐसा पारस्परिक आदान प्रदान है जिसका उद्देश्य अपनी समझ को उत्पन्न करना तथा पारस्परिक मानव व्यवहार को प्रभावित करना। तो एक साझी उद्देश्य की साझी समझ है। यह संचार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को जोड़ने वाला पुल है, और ये विचारों का आदान प्रदान है, विचारों की साझेदारी है, भाग लेने की भावना विकसित करने की लक्ष्य है। तो ये संचार प्रशासन में जरूरी है। संचार के लिए अलग अलग प्रणाली है, इसका उद्देश्य, इसका महत्व संचार का नियोजन के लिए, संगठन और उत्प्रेरण कोऑर्डिनेशन के लिए ये इसलिए संचार की आवश्यकता होती है। संचार की प्रक्रिया भी है और संचार कितने प्रकार का वो भी है, और संचार किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें संचार करने वाला सबसे पहले संचार करने वाले की एक प्रक्रिया है जो संवाददाता है, और फिर उसमें संवाद आता है, क्या संवाद है और उसका माध्यम है, और संवाद प्राप्त करने वाला होता है, उसके बाद प्रक्रिया होता है। तो ये एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से कार्य करते हैं। और अगला जो पॉइंट है वो है लोक संपर्क। लोक संपर्क लोकतंत्र का लोक संपर्क लोकतंत्र लोकमत पर आधारित शासन है। लोकमत का महत्व सभी क्षेत्रों में है। प्रशासन के क्षेत्र में ये तो एक महत्वपूर्ण सबसे अधिक है कि प्रशासन की कुशलता और सुचारुता बहुत अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि लोकमत उसके अनुकूल किस सीमा तक है। लोकमत के अनुकूल न रहने पर प्रशासन की गति धीमी हो जाती है। यदि जनता प्रशासन के प्रतिकूल है तो शासन पर होने वाले व्यय की मंजूरी क्यों देगी। सरकार को अपना विवेकपूर्ण समर्थन देने के लिए जब तक विशाल जनता को सरकार के उद्देश्यों और कार्यों की पर्याप्त जानकारी नहीं होगी, तब तक विनियोजन जो कि अभिकरणों सरकार को जीवन रक्त होता है प्राप्त नहीं हो सकता। जनता के केवल इस बात को ही जानकारी नहीं होनी चाहिए कि सरकार किस समय विशेष क्या कर रही है, बल्कि ये भी उसका लक्ष्य है कि भविष्य में ये क्या चाहती है तथा उसकी भावी आवश्यकता क्या है। तो लोकमत जो लोक संपर्क है वो कोई निश्चित एवं सार्वभौमिक इसकी परिभाषा तो नहीं दे सकते। लोक संपर्क को समझने के लिए पहले ये समझना आवश्यक होता है कि ये क्या है। लोक संपर्क प्रशासन के कार्यों के संबंध में सूचना मात्र नहीं है, यद्यपि सामान्य सूचना उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। लोक संपर्क प्रशासकीय अभिकरणों के विभिन्न स्तरों में केवल समाचार संबंधी आदान प्रदान मात्र नहीं है, यद्यपि विविध प्रसारण और पत्र व्यवहार उसके आवश्यक भाग माने जाते हैं। तो लोक संपर्क जरूरी है और प्रशासन को संचालित करने के लिए। तो इसमें जो वर्तमान लोकतांत्रिक युग में केवल ये आवश्यक नहीं है कि प्रशासन अपने लक्ष्य तथा विवेक के अनुसार कार्य करे, अपितु ये भी जरूरी है कि वे ये जानने के लिए कि क्या जनता चाहती है। कैसे एक कुशल डॉक्टर रोगी को नाड़ी देखकर उसकी गति पहचानने की कोशिश करता है, उसी प्रकार एक कुशल प्रशासक जनता की नाड़ी अर्थात उसकी भावना पहचानने और समझने की कोशिश करता है। जो प्रशासनिक जितनी अच्छी तरह से जनता को समझ पाता है वो उतना ही सफल प्रशासक साबित होता है। धन्यवाद।